अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में निम्रा अहमद का लिखा हुआ लेटेस्ट नॉवल माला। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आती है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। चलें स्टार्ट करते हैं निम्रा अहमद का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल माला। लाहौर, हिस्सा अव्वल, बाब अव्वल। बस एक कार क्रैश, किसी मर्ज की तशखीस, एक गैर मुतवक्का फोन कॉल, कोई नया दरियाफ्त शुदा इश्क या एक टूटा हुआ दिल। बस इतनी सी देर लगती है हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनने में। कितनी खूबसूरती से नजाकत भरी है हमारे अंदर कि ये सब चीजें बस एक पल में बदल डालती हैं इस हकीकत को कि हम कौन हैं। तारीख थी 5 अप्रैल, शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था सुबह 8 बजे का। हमारी कहानी एक गैर मुतवक्का फोन कॉल से शुरू होती है जो इस सुबह कैफ जमाल को मौसूल हुई थी। कैफ इन दिनों हर बेरोजगार और नाकाम एंटरप्रेन्योर की तरह दिन चढ़े तक सोया करता था और दोपहर से फजर तक काम की तलाश में लैपटॉप के सामने बैठा करता था। इस वक्त भी वो गहरी नींद में था जब घंटी बजी। उसने सोए हुए दिमाग के साथ फोन कान से लगाया। नंबर गैर शनासा था और आवाज खुश्क। कोई उधेर उम्र मर्द था जो उसे बता रहा था उसका बॉस जो हाल ही में बर्तानिया से आया है उससे मिलना चाहता है। उसके पास कैफ के लिए एक जॉब ऑफर है। कौन है आपके बॉस? वो जमाई रोकते हुए उठ बैठा, आंखें मसली, वक्त देखा। माहिर फरीद। मगर मैं किसी माहिर फरीद को नहीं जानता। जान जाओगे, उधेर उम्र आदमी ने काल काट दी। करीबन 1.5 घंटे बाद कैफ उबर में सवार इस लोकेशन की तरफ जा रहा था जो इस नामालूम शख्स ने भेजी थी। रास्ते में उसने गूगल का सहारा लेकर माहिर फरीद को खोजना चाहा। वैसे तो बहुत से लोग थे इस नाम के, लेकिन इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाला माहिर फरीद उसे एक ही मिला। उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, बस एक फेसबुक ग्रुप पे उसका तज़किरा नजर आया जो कि उसकी काउंटी के चंद रहायशियों के कमेंट्स की शक्ल में था। कैफ दिलचस्पी से पढ़े गया। मालूम होता था कि माहिर फरीद किसी मारूफ कारोबारी शख्सियत का बेटा था और उसको कोई ज़हनी आर्जा लाहक था। चंद बरस कबल उसके अपने माँ बाप ने उसे ज़हनी अमराज के एक इंस्टीट्यूशन में दाखिल करवा दिया था। वो एक मुद्दत वहाँ ज़ेरे इलाज रहा था। यहाँ तक पढ़ के कैफ का दिल अजीब सा होने लगा, लेकिन अगली मालूमात ज्यादा चौंका देने वाली थी। किसी ने गॉसिप के अंदाज में लिखा था जिन दिनों माहिर जेरे इलाज था उसके बाप ने माहिर को अपनी जायदाद से बेदखल करने का ऐलान कर दिया था और वो सब कुछ अपनी बेटी के नाम छोड़ना चाहते थे। अभी वसीयत को कानूनी शक्ल नहीं दी गई थी जब एक कार क्रैश में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद माहिर की माँ और बहन मुल्क छोड़कर चले गए और ना जाने कैसे, लेकिन माहिर फरीद के डॉक्टर्स ने उसे क्लियर करार देकर डिस्चार्ज कर दिया। यूं वो वापस अपने घर आ गया और यकीनन अब वो अपने माँ बाप के तमाम असासों का मालिक था। ये खबर 2 बरस पुरानी थी। कैफ ने मजीद सर्च करना चाहा, लेकिन उसके अलावा इंटरनेट पे उस शख्स का कोई नामो निशान ना था। होटल आ चुका था, यही मुलाकात तय की गई थी। एक लम्हे के लिए कैफ जमाल का दिल चाहा कि वो वापस पलट जाए, लेकिन क्या मालूम ये कोई और माहिर फरीद हो। एक दफा मिलने में क्या हर्ज है। चंद मिनट बाद वो लिफ्ट में सवार था जो उसे चौथे फ्लोर की तरफ लेकर जा रही थी। शायद मुझे बेहतर हुलिये में आना चाहिए था। लिफ्ट के कद आवर आईने में अपने अक्स को देखते हुए उसने सोचा। कैफ एक खुश शक्ल नौजवान था
अलबत्ता उसका हुलिया बेपरवाह सा था। माथे पे बिखरे बाल, भरी हुई शेव, जीन्स के नीचे सफेद जॉगर्स जो मटियाले हो चुके थे, पूरी आस्तीन की चेक वाली शर्ट जिसके बटन खुले थे और नीचे पहनी सफेद शर्ट झलकती थी। उसने बालों में हाथ फेर के उन्हें दुरुस्त करना चाहा, लेकिन कोई फायदा ना था। चौथे फ्लोर पे वो लिफ्ट से निकला तो सामने मरमरी राहदारी थी। फासले फासले पे कमरों के दरवाजे थे। कैफ ने गर्दन उठा के होटल की शानो शौकत को देखा। यहाँ रहाइश पजीर इंसान को उससे क्या काम हो सकता था। कैफ जमाल एक नाकाम एंटरप्रेन्योर होने के अलावा एक इवेंट फोटोग्राफर भी था, जिसको लोग अमूमन इंस्टाग्राम या फेसबुक के जरिए हायर किया करते थे। इस जैसे इस शहर में सैकड़ों दूसरे फोटोग्राफर्स भी थे। फिर माहिर फरीद ने उसे ही क्यों बुलाया? कमरे का दरवाजा एक उधेड़ उम्र शख्स ने खोला। वो बादामी रंग के सूट में मलबूस था और उसके बाल इतने सफेद थे कि सिल्वर लगते थे। उसने स्पॉट तासुरात के साथ सर से पैर तक कैफ का जायजा लिया, फिर खुश आमदीद कहकर रास्ता छोड़ दिया। वो आवाज से पहचान गया ये वही शख्स था जिसने उसे कॉल की थी, माहिर फरीद का मैनेजर। कैफ तेज होती धड़कन के साथ अंदर दाखिल हुआ। स्वेट काफी वसी और शानदार था। सारे में लिवेंडर और मोतिये की खुशबू फैली थी। दीवार गिर खिड़की के पर्दे हटे हुए थे और बाहर फैली रोशनी सुबह दिखाई देती थी। खिड़की के आगे रुके बड़े सोफे पे एक आदमी टांग पे टांग जमाए बैठा था। वो मुस्कुराते हुए कैफ को अंदर आते देख रहा था। ग्रे पैंट और सफेद शर्ट पे चारकोल वेस्ट पहने वो एक बाजू सोफे की पुष्ट पे फैलाए हुए था। पीछे से आती रोशनी में उसके कफलिंग्स के चमक रहे थे। वो उसकी तवक्का से ज्यादा जवान और वजीहा था। क्लीन शेव चेहरा, जेल से सेट बाल और पुरकशिश आंखें। ना चाहते हुए भी कैफ का दिल मरऊबियत से भर गया। उसने जिस तरह के शख्स का खाका जहन में बनाया था, ये आदमी उससे कहीं मुख्तलिफ और शानदार था। आओ कैफ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बेतकल्लुफी से मुस्कुरा के माहिर फरीद ने खाली सोफे की तरफ इशारा किया। टांग पे टांग जमा के बैठने से माहिर का एक बूट फिजा में था। इस बूट की स्याह चमकीली सतह पे कैफ का अक्स नजर आ रहा था। आप यकीनन माहिर फरीद हैं, वो संजीदगी से कहते हुए बैठा। दोनों के दरमियान शीशे की मेज थी, जिसपे लेदर कवर वाली भूरी डायरी रखी थी। कुछ था इस कमरे की फिजा में जो असाब पे सवार होता था। लिवेंडर और मोतिये की खुशबू अब महसूस नहीं हो रही थी। खामोश कमरे में वाहद आवाज माहिर फरीद के नाखूनों से आ रही थी, जिन्हें वो सोफे के हाथ से आदतन रगड़ रहा था। कैफ ने फैसला कर लिया था कि वो इस शख्स की अमारत और वजाहत के रोब में नहीं आएगा। खनकार के पूछा, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था? वो उसकी आंखों में झांक के पूछने लगा। मैं एक फोटोग्राफर हूँ और लोग मुझे फोटोग्राफी के लिए ही बुलाते हैं, उसने सादगी से जवाब दिया। माहिर ने सोफे की पुश्त से बाजू हटाया और दोनों हाथ बाहर फंसा लिए। नजरें हनूज उसकी आंखों पर जमी थी। सिर्फ फोटोग्राफर? ओह नो, उसने दाएं से बाएं गर्दन हिलाई। तुम एक एंटरप्रेन्योर भी हो, नाकाम एंटरप्रेन्योर। तुमने अपना बिजनेस शुरू किया था, बल्कि एक नहीं, तुमने बहुत से काम शुरू करके छोड़े हैं, बहुत सी नौकरियां भी की हैं। कैफ ने चौंक के उसे देखा, फिर मैनेजर को। ये बात गैर मुतवक्का थी। उसके आबरू इकट्ठे हुए। आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? ज्यादा नहीं जानता। माहिर पीछे को हुआ और कंधे बेपरवाही से उचकाए। नाखून फिर से सोफे के हाथ से रगड़ने लगा। बस इतना मालूम है कि तुम्हारा आखिरी कारोबार ना सिर्फ नाकाम हुआ है, बल्कि उसने तुम्हें बहुत से कर्जों में डुबो दिया है। अब हाल ये है तुम्हारा कैफ कि जिन लोगों के पैसे तुमने डुबोए थे वो तुम्हारी जान को आए हुए हैं। इनमें से एक तुम्हारी बहन का शोहर भी है। तुम्हारी फैमिली लाइफ इस बात से कितनी मुतासिर हो रही होगी मैं समझ सकता हूँ। कैफ के माथे पे शिकन पड़ी, जिसके सारे असाब तन गए थे। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं?
उसने बारी बारी इन दोनों को देखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माहिर फरीद उसकी आंखों में झांक के मुस्कुराया। उसे इंटरनेट पे पड़ी बातें याद आई। क्या ये किसी साइकोपिथ की आंखें थी? कैसे? वो पूछना चाहता था। क्यों? लेकिन मुंह से कैसे फिसल गया? क्या वो मदद के लिए इतना बेताब था? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। कैफ के अंदर किसी ने सरगोशी की। अभी अभी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ कैफ, वरना तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन वो नहीं भाग सका। मजबूरियों ने उसके कदम जंजीर कर रखे थे। उसे इस पुरइसरार शख्स की ऑफर सुननी थी। अगर तुम चंद माह तक मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हारे सारे कर्जे भी उतार दूंगा, और अगर तुम दोबारा कारोबार करना चाहो तो इसको सेट करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इतना तो तुम मेरे बारे में जान चुके होगे। उसके लहजे की हमदर्दी भी कैफ को मसनूई लगी। कुछ नाकाबिले एतबार सा था इस शख्स के बारे में। मुझे क्या करना होगा? माहिर फरीद के चेहरे पे भरपूर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक गहरी सांस बाहर को खारिज की। बिला आखिर उसने मेज पे रखी भूरे लेदर कवर की डायरी उठाई। 2 उंगलियों से डायरी के अंदर से एक तस्वीर निकाली और सामने रखी। कैफ ने नजरें झुका के देखा। वो एक लड़की की तस्वीर थी। चेहरे का क्लोजअप। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें सबज थी और भूरे बाल ढीले जूड़े में बंधे थे। वो एक बेदाग शफाफ सा चेहरा था। ऐसे चेहरे इंसान हर रोज नहीं देखता। तुम इस लड़की को जानते हो? कैफ ने नफी में गर्दन हिलाई। ये तुम्हारी कजन सफूरा की दोस्त है। ओके? कैफ ने उलझ के उसे देखा। सफूरा इसकी अमीर सेकंड कजन थी। महीनों बाद उससे मुलाकात हुआ करती और उसमें भी सफूरा उसको एस्टेब्लिशमेंट होने के लेक्चर्स देती थी। तंग आके उसने सफूरा की फैमिली से मिलना ही छोड़ दिया था। सफूरा ने अपनी इस दोस्त तस्वीर उठा के दिखाई को 2-3 दफा सिक्योरिटी गार्ड्स रखवा के दिए हैं, लेकिन इस लड़की के पास ज्यादा दिन तक कोई गार्ड नहीं टिकता। पिछले हफ्ते उसने फिर से सफूरा से कोई काबिले भरोसा गार्ड ढूंढने के लिए कहा है। सफेद बालों वाला मैनेजर इस दौरान बारी बारी इन दोनों को देख रहा था, जैसे टेनिस के मैच में गेंद का नजरों से ताकुब कर रहा हो। ओके? कैफ अभी तक समझ नहीं पा रहा था। कैफ, तुम अपनी कजन सफूरा से कहोगे कि वो इस लड़की से तुम्हारी सिफारिश करे और तुम्हें उसके पास गार्ड की जॉब दिलवा दे। वैसे भी तुमने चंद वर्ष पहले एक सिक्योरिटी कंपनी में 2 माह के लिए काम किया था। तुम्हारे पास तजुर्बा भी है और तुम्हें जरूरत भी है। मुझे उम्मीद है सफूरा तुम्हें इनकार नहीं करेगी। तस्वीर रखी और मुस्कुरा के कंधे उचकाए। बस इतना सा काम है। बिला आखिर मामला कैफ की समझ में आने लगा। आप चाहते हैं कि मैं सफूरा की दोस्त का गार्ड बन जाऊं, उसका एतमाद हासिल करूं, मगर क्यों? माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पे सख्ती धार आई। ऐसे कामों में क्यों नहीं पूछते, काम की कीमत पूछते हैं। आबरू उठा के सर्द लहजे में तंबीहा की। चंद लम्हे के लिए सिटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सारी खुशबुएं मर गई। अब सिर्फ एक एहसास यरगमाली था। देखिए, वो कदरे धीमे लहजे में बोला, मुझे इतना तो बताएं कि मुझे उसके पास जॉब करके क्या करना है। मेरा मकसद क्या होगा? मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। ठीक है, मेरे मसले हैं, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। माहिर फरीद ने बदमजा होके मैनेजर को देखा। बहुत बोलता है ये। मैनेजर ने हल्के से शाने उचका दिए, फिर कोट की जेब से एक पर्ची निकाल के कैफ के सामने रखी। इस पे एक रकम दर्ज थी। कैफ ने रकम के हिंसे पढ़े, फिर सिफर गिने। 1 बार, 2 बार। उसकी आंखें ताज्जुब से फैली। नजरें उठा के तजबजब से माहिर को देखा। बदले में आप क्या चाहते हैं? इतने पैसे कोई नेक काम के लिए नहीं दिया करता। कैफ, वो स्पॉट से अंदाज में बोला। कैफ ने पर्ची पे दर्ज रकम दोबारा पढ़ी, फिर सर झुका दिया, इतना कि थोड़ी सीने से लगने लगी। किसी लड़की का गार्ड बनने का मतलब है साई की तरह उसके साथ रहना, उस पर नजर रखना, उसको नुकसान पहुंचाना। ये मुझसे नहीं होगा। सर हनूज झुका हुआ था। माहिर फरीद कुछ देर उसके झुके सर को घूरता रहा, फिर वो उठा और टाई की नोट ढीली की। कैफ ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो सोफे के पीछे चला गया।
और खिड़की के सामने चक्कर काटने लगा, दाएं से बाएं, पंडोलम की तरह। वो जैसे कुछ सोच रहा था। फिर कदम रुक के दूर बैठे कैफ को देखा। ठीक है, ना मानो मेरी बात, फिर क्या करोगे? उसकी आवाज में नरमी थी, जैसे समझा रहा हो। कारोबार में नुकसान और कर्जों ने तुम्हारी सोशल लाइफ खत्म करके रख दी है। मर्द का माशी तौर पे इस्टेब्लिश्ड ना होना उसकी इज्जत आधी कर देता है। वो लोगों से मिलना छोड़ देता है, लाउंज लिजर्ट बन जाता है, घर से नहीं निकलता, और निकलता है तो ऐसे जूते पहन के। कैफ ने चौंक के अपने जूतों को देखा। सफेद जॉगर्स अब मटियाले हो चुके थे। उसने पैर कदरे पीछे किए, लेकिन वो उनको छुपा नहीं सकता था। दूसरी तरफ मेरी ऑफर है। माहिर फरीद वापस उसके सामने आके बैठा। मेरे लिए सिर्फ 2 माह काम करो, सिर्फ 2 माह, और साथ अपनी फोटोग्राफी जारी रखो और अपना नया बिजनेस प्लान बनाओ। 2 माह खत्म होते ही तुम्हारा बिजनेस खुद सेट करवा दूंगा। मार्केटिंग, नेटवर्किंग मेरी टीम सब कर लेगी। सिर्फ 2 माह। विक्ट्री की 2 उंगलियां बना के दिखाई। आप अपना काम किसी से भी करवा सकते हैं, फिर मैं ही क्यों? माहिर फरीद पीछे हुआ और टांग पे टांग जमाई। अब के वो बोला तो आवाज में बरहमी थी। तुम मेरा काम करोगे या नहीं? कैफ जमाल का चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। ओ, आप जल्दी में हैं? अगर मैं जाके सफूरा को बता दूं कि कोई उसकी दोस्त को स्टॉलिक करने की कोशिश कर रहा है तो? वो कैफ को चंद सानिये देखता रहा, फिर एकदम से हंस पड़ा और नफी में सर हिलाया। तुम ये नहीं करोगे। ये कहते हुए उसने तस्वीर उठाई। कैफ को तस्वीर की पुश्त नजर आई। वहां कुछ लिखा था, 5 अल्फाज। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं ये नहीं करूंगा? वो मुतजब हुआ। माहिर फरीद ने जवाब नहीं दिया। उसने लेदर डायरी खोली। कैफ की नजरें नीचे झुकी। वो जिसे डायरी समझ रहा था वो दरअसल फोटो एल्बम थी। अगले ही लम्हे उसका सांस रुक गया। पहले सफे पे ऊपर नीचे 2 तस्वीर थी। ऊपरी तस्वीर एक स्याह बालों वाली लड़की की थी। वो उसमें मुस्कुरा रही थी। निचली तस्वीर उसी लड़की की थी, लेकिन उसकी आंखें नीलो नील थी, पेशानी जख्मी थी और पलकें बंद थी। वो शायद किसी लाश की तस्वीर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सफे पलटाने लगा। हर सफे पे ऊपर एक लड़की की जिंदगी से भरपूर तस्वीर होती और नीचे जख्मी या लाश जैसे तस्वीर। तस्वीरें मुख्तलिफ लड़कियों की थी। उसने छठा सफा पलटा, या तो वो खाली था। उसने ऊपरी खाली में सबज आंखों वाली लड़की की तस्वीर डाल दी। नीचे जगह अभी खाली थी। कैफ अपनी जगह से हिल नहीं सका। इतराफ में सारी खुशबुएं दम तोड़ गई थी। अब सिर्फ काफूर की बू थी जो अंदर बाहर फैली थी। माहिर फरीद ने खुली हुई एल्बम बड़े धकेली और नजरें उठा के कैफ को देखा। फिर उसने 2 फिक्रे बोले। वो 2 फिक्रे उसकी सारी गुफ्तगू पे भारी थे। कैफ जमाल ने रुकी हुई सांस खारिज की। पर्ची पे लिखे सिफर गिने। ये उसके कर्जे उतारने के लिए काफी थे, और इन 2 फिक्रों के बाद उसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। सिर्फ 2 माह के लिए वो ये काम कर सकता था। मैं तैयार हूँ। माहिर फरीद मुस्कुराया। गुड बॉय। फिर मैनेजर को इशारा किया। उसने जेब से एक फूला हुआ लिफाफा निकाल के कैफ के सामने रखा। ये काम के अलावा है, सिर्फ इसलिए कि तुम नए जूते खरीद सको। आइंदा किसी वर्क मीटिंग पे ऐसे जूते पहन के मत आना। नरमी से तंबीहा की। अब तुम जाओ, मालिक तुमसे खुद राब्ता कर लेगा। सफेद बालों वाले की तरफ इशारा किया। कैफ ने एक मलामती नजर उस पर डाली, पैकेट उठाया और वहां से उठ गया। मुझे इस लड़के पे एतबार नहीं है माहिर। उसके जाते ही मालिक नाखुशी से बोला। एतबार तो मुझे तुम पे भी नहीं है, लेकिन हम साथ काम कर रहे हैं ना। वो आम से लहजे में कहते हुए उठा और खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। दोपहर की सुनहरी रोशनी सीधी उसके चेहरे पे पड़ने लगी। माहिर ने आंखें बंद कर ली। माहिर, मैनेजर ने पुकारा। इंतकाम के सफर पे निकलने वाले को चाहिए कि 2 कब्रें खोद ले, एक दुश्मन की और एक खुद अपनी। ये कन्फ्यूशियस ने कहा था, और जानते हो उसे क्या चीज कब्र तक ले गई थी? अपने बेटों की मौत का गम। वो आंखें बंद किए कह रहा था, सर्द सी सरगोशी में, मौत से बड़ा कोई गम नहीं है मालिक। मेज पे एल्बम यूं ही खुला रखा था। मालिक ने तासुब से नफी में सर हिलाया, फिर हाथ बढ़ा के छठा सफा पलटाया।
तो सबज आंखों वाली लड़की की तस्वीर की पुष्ट दिखाई देने लगी। वहां उर्दू में लिखा था, हूर जहां की बेटी कशमाला। तारीख थी 11 अप्रैल और शहर था इस्लामाबाद का। आज का दिन अहम था क्योंकि आज कशमाला की जिंदगी बदलने जा रही थी, लेकिन अपनी सुबह का आगाज करते हुए उसे इस बात का इल्म नहीं था। किसी को भी नहीं होता। वो बेडरूम में आईने के सामने खड़ी कानों में टॉप्स पहन रही थी। जब मोबाइल की मखसूस टोन बजी, वो मुस्कुरा दी। यकीनन माँ का फैमिली ग्रुप पे मैसेज आया होगा, वो भी गुड मॉर्निंग का। माँ एक ही मैसेज अपने तीनों बच्चों को फैमिली ग्रुप और पर्सनल चैट पे अलग अलग भेजती थी। उसने टॉप्स पहन के मोबाइल उठाया और मैसेज खोला। माँ ने गुड मॉर्निंग के साथ पूछा था कि वो वीकेंड पे उज़ा की शादी के लिए लाहौर आएगी। कल बताऊंगी माँ, उसने मुबहम सा जवाब भेज दिया। यहाँ रेस्टोरेंट में इतने काम पड़े थे, वो कैसे जाएगी लाहौर? वो कल माजरत कर लेगी। अपनी तैयारी मुकम्मल करके उसने सर से पैर तक आईने में अपना जायजा लिया। उसने नेवी ब्लू लंबी कमीज के साथ हम रंग दुपट्टा कंधे पे डाल रखा था। बैन गले से गर्दन में पहना नन्हा सा डायमंड लॉकेट झलक रहा था। पैरों में जर्द हाई हील थी। लंबे भूरे बाल फ्रेंच जूड़े में बंधे थे। बैजवी चेहरा गुलाबी सफेद सा था, जैसे अमूमन पठान लड़कियों का होता है, और आंखें सबज थी जिनके गिर्द लाइनर लगा था, जैसे स्याह प्याले में सबज पानी हो। उसने चेहरा दाएं बाएं घुमा के देखा। स्किन बेदाग थी, कोई एक पिंपल भी ना था। उसने जूड़े में 2 लिटें निकाली और उंगली से रोल करके छोड़ दी। वो चेहरे के दोनों इतराफ में ठहर गई। अपने अक्स को देखकर मुस्कुराई। वो काम पे जाने के लिए तैयार थी। माँ होती सामने तो कहती कि उनकी कोई बेटी हुसन में उन पे नहीं गई। कहाँ अपने जमाने की हसीन तरीन हूर जहां बेगम, और कहाँ मुबैना और कशमाला। एक तो माँ की जजमेंटल आवाज हमेशा जहन के पसे मंजर में गूंजती थी, चाहे सारा जमाना कहे कि माही मुबैना और माला कशमाला जैसा हसीन कोई ना था। माँ ने नहीं मानना था। वो माँ को याद करके जेरे लब मुस्कुराती हुई खिड़की तक आई। खिड़की में 3 नन्हे गमले रखे थे। इनमें स्टेपलिया, बगोनिया और होर्थिया उगे थे। कशमाला ने चेहरा उनकी सतह तक झुका के देखा। बाकी दोनों की नई ग्रोथ नजर आ रही थी, मगर होर्थिया के पत्ते भूरे हो रहे थे। शायद रोशनी उसके लिए तेज थी। उसने पौधे को जरा पीछे कर दिया। वो बाहर जाने के लिए लाउंज में आई। कोने में रखी वर्क टेबल से जर्द हैंडबैग और लैपटॉप उठाया, फिर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी निगाह में कुछ खटका। कशमाला के कदम जंजीर हुए। गर्दन धीरे से दाएं जानिब मुड़ी। दीवार गिर बुक शेल्फ में एक मोटी सी किताब की जगह खाली थी। कशमाला की निगाहों ने नीचे मेज तक का सफर किया। वहां एक दबीज डिक्शनरी रखी थी। ये शेल्फ से नीचे कैसे आई? उसने चौंक के टेरेस के दरवाजे को देखा। वो बंद था। खिड़की भी अंदर से मुकफल थी। उसने याद करने की कोशिश की, रात को जब मैं घर आई थी तब ये किताब अपनी जगह पे थी या नहीं, मगर कुछ याद ना आया। उसने सर झटका। खैर कोई बात नहीं। सफूरा ने कहा था कि वो नए गार्ड के लिए किसी को आज भेज रही है। गार्ड आ जाएगा तो ये मसला नहीं होगा। उसे अभी इस मामले की फिक्र नहीं करनी थी। उसे अपने नए बिजनेस प्लान पे फोकस करना था। और इस बारे में सोचते ही माला के लबों पे एक्साइटमेंट भरी मुस्कुराहट बिखर गई। वो बैरूनी जीने उतरते हुए नीचे आई। वो मामू के घर की बलाई मंजिल पे बतौर पेइंग गेस्ट रहती थी। मामू मुमानी उनकी फैमिली नीचे रहते थे। दोनों की मुलाकात हफ्तों बाद हुआ करती थी। बाहर हवा ठंडी थी और आसमान पे स्याह बादल थे। आज खूब बारिश बरसनी थी। किचन के जालीदार दरवाजे से नाश्ते की महक पोर्च तक आ रही थी। वो दरवाजे पे रुकी और जाली से अंदर झांका। नसरीन काम करती दिखाई दे रही थी। नसरीन, कल मेरे पोर्शन में कोई आया था? नहीं बाजी, कोसर तो छुट्टी पे है 2 दिन से। उसने सफाई वाली लड़की का नाम लिया। कशमाला पोर्च की तरफ बढ़ गई। अलबत्ता उसकी सोचती नजरों ने गेट और लॉन का जायजा जरूर लिया था। कौन था जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके पोर्शन में आता था? बल्कि नहीं,
اسے ابھی اس بارے میں نہیں سوچنا تھا۔ اسے آج ظہیر کو اپنے نئے بزنس پلان کی پریزنٹیشن دینی تھی، اسے اپنی توانائی برقرار رکھنی تھی۔ ظہیر اس کا کلاس فیلو تھا، دونوں نے لاہور میں ایک ساتھ گریجویٹ کیا تھا۔ پھر ظہیر اسلام آباد واپس آ گیا۔ کشمالہ کے پاس آئیڈیاز تھے اور ہمیشہ ہی ہوتے تھے، اور ظہیر کے پاس سرمایہ تھا جو کشمالہ کے پاس نہیں تھا۔ ابا بچپن میں ہی کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، سعودیہ میں جاب کرتے تھے، بچوں سے تعلق نہ ہونے کے برابر تھا۔ 4 سدہ میں ان کی زمینیں اور باغ تھے۔ ابا کی وفات کے بعد بھی ماں نے کبھی نوکری نہیں کی، صرف حساب کتاب کیے، زمینوں اور ٹھیکوں کے رجسٹر سنبھالے تھے، لیکن اپنے تینوں بچوں کو ایک اچھی زندگی اور اعلیٰ تعلیم فراہم کر دی۔ ماہی آرکیٹیکٹ تھی، موہت ڈاکٹر بن چکا تھا، اور کشمالہ کو ہمیشہ سے اپنا کام کرنے کا شوق تھا۔ لیکن 5 سال پہلے جب اس نے اپنا کام شروع کرنے کا سوچا تو اس کے پاس سرمایہ نہیں تھا۔ ان دنوں ماں کو بھی مبینہ ماہی کی شادی کرنی تھی، گو کہ ماہی اس سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی عباد سے منگنی برسوں سے طے تھی۔ عباد ان کی سگی خالہ کا بیٹا تھا۔ کشمالہ ان حالات میں ماں پہ بوجھ نہیں ڈال سکتی تھی، سو اس کو ظہیر کی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ یوں 5 برس پہلے ظہیر اور اس نے مل کے ایک بزنس کی بنیاد رکھی۔ ظہیر کی انویسٹمنٹ اور مالا کے آئیڈیاز اور محنت، اس وقت جو ناممکن لگتا تھا وہ 5 برس بعد شہر کے معروف اور ایلیٹ ریسٹورنٹس میں شمار ہونے لگا تھا۔ اوشن ریسٹوران کے لیے اس نے 5 برس پہلے لاہور چھوڑ دیا تھا۔ ماں اس فیصلے سے خوش نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی منع نہیں کیا، ہمیشہ ساتھ دیا۔ موہت میڈیکل پڑھ رہا تھا اور ماں کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ماہی اور عباد بھی اسی کالونی میں رہتے تھے، یوں ماں کو اس کی ضرورت نہ تھی۔ 1 سال پہلے عباد کی کینیڈا میں جاب لگ گئی تھی، پہلے وہ گیا اور پھر 6 ماہ پہلے ہی ماہی بھی کینیڈا چلی گئی۔ ماہی کے پاس صرف موہت تھا جو سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ ایک احساس ہوتا تھا کہ ماں قدرے اکیلی ہو گئی ہوں گی۔ وہ سوچتی بھی تھی کہ ہر دوسرے ویکینڈ پہ لاہور جایا کرے گی، لیکن لاہور جاتے جاتے اسے 1.5 ماہ گزر جایا کرتا تھا، اور اب وہ اوشن کے لیے ایک نئے بزنس پلان کام کرنے جا رہی تھی۔ اب تو شاید وہ اچھے ماہ بعد لاہور جا سکے گی۔ یہ نیا آئیڈیا اسے چند ہفتے قبل آیا تھا۔ اوشن کے پیچھے کچھ جگہ خالی تھی جو ظہیر کی ملکیت تھی۔ پلان یہ تھا کہ وہ دونوں مل کے وہاں ایک بیکری بنائیں گے، لیکن وہ ایک منفرد طرز کی بیکری ہوگی، اور اس دفعہ کشمالہ خود بھی انویسٹ کرے گی۔ اس نے بھی ظہیر کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ پوری تیاری کے ساتھ اسے پریزنٹیشن کے ذریعے بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ دفتن موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس وقت کس کی ویڈیو کال آ سکتی تھی۔ اس نے ہولڈر میں لگے فون کا بٹن دبایا، سکرین پہ ویڈیو کال روشن ہو گئی۔ کیسی ہو ماہی؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت، ماہی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ مالا نے سٹیئرنگ گھماتے ہوئے مسکرا کے موبائل سکرین کو دیکھا۔ وہاں ماہی نظر آ رہی تھی۔ کینیڈا میں اس وقت رات تھی۔ ماہی کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی جوسر کے جگ سے جوس نکال کے گلاس میں انڈھیل رہی تھی۔ گوری رنگت، گلابی گال اور بھوری آنکھوں والی ماہی ایک کیوٹ سی پٹھان لڑکی تھی۔ بال چھوٹے اور باپ سٹائل میں کٹے تھے، ایک طرف سے کان کے پیچھے ارسے ہوئے اور دوسری طرف گال پہ آگے کو گرتے ہوئے۔ یہ ماہی کا سگنیچر ہیئر کٹ تھا جس کو وہ کبھی نہیں بھولتی تھی۔ تم نے ظہیر کو اپنا بزنس پلان دکھانا ہے نا آج، سوچا تمہیں وش کر دوں، ماہی جگ سے گلاس میں جوس انڈھیلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تھینک یو ماہی، اور تم ٹھیک ہو نا، اپنا خیال رکھتی ہو نا؟ مجھے چھوڑو، ظہیر کا بتاؤ، وہ مان جائے گا نا؟ ماہی کچن سٹول پہ بیٹھی، کوہنیاں کاؤنٹر پہ رکھی اور جوس کا گلاس کوہنیوں کے درمیان رکھا، پھر سٹرا ہونٹوں کے بیچ ڈال کے گھونٹ بھرا۔ وہ بزنس مین ہے، اتنے اچھے آئیڈیاز کو نہ نہیں کہے گا۔ تم نا ظہیر پہ زیادہ ہی ٹرسٹ کرتی ہو۔ سٹرا ہٹا کے اس نے خفگی سے کہا، آنکھیں شکی انداز میں چھوٹی ہوئی۔ وہ دل کا شیخ ہے، میں بتا رہی ہوں، وہ تمہیں انویسٹ نہیں کرنے دے گا، سارا پروفٹ اور کنٹرول اسے خود چاہیے۔ کشمالہ ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرا دی۔ کیوں اتنا شک کرتی ہو لوگوں پہ؟
تم جو بھی کہو، لیکن ماہی کی ججمنٹ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ فخر سے کالر جھٹکا۔ کشمالا مسکرا دی۔ ماہی ایسی ہی تھی۔ ماں کے مطابق ان کی سب سے زیادہ سمجھدار اولاد، اور مالا کے مطابق سب سے زیادہ شک کرنے والی۔ وہ خود اس کے برعکس تھی، سب پہ بھروسہ کرنے والی، لوگوں کو چانس دینے والی۔ اسی لیے اسے امید تھی ظہیر مان جائے گا۔ مالا، ماہی کہتے کہتے رکی۔ کشمالا اپنی بہن کو اتنے اچھے سے جانتی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرنے جا رہی ہے۔ پھر تو کچھ نہیں ہوا نا؟ نہیں، اب میں چلتی ہوں، اوشن آ گیا ہے۔ اس نے کتاب کے آگے اپنی جگہ پہ نہ ہونے والی بات گول کر دی۔ کم از کم اس وقت وہ ماہی کا لیکچر نہیں سن سکتی تھی۔ اوشن نامی ریستوران نیلے اور سفید رنگوں میں استوار کیا گیا تھا۔ برآمدے کی میزیں لوگوں سے پر تھی، گفتگو، کہکے، ناشتہ اور کافی کی مہک۔ اندر کا حال بھی تقریباً بھرا ہوا تھا، ہر روز کی طرح۔ اس کے آتے ہی ادھر ادھر جاتے عملے نے اسے جہاں دیکھا وہیں رک کے سلام کیا۔ بارش آنے والی ہے، مزید مہمانوں کو لون میں مت بٹھاؤ۔ گزرتے ہوئے اس نے کسی کو روکا، اور 15-20 منٹ تک جو بھی لون میں بیٹھا ہوا ہو اس کو بہت ادب کے ساتھ برآمدے میں موو ہونے کے لیے کہہ دو۔ پھر ایک ویٹر کو روکا، 2 انگلیوں سے قریب آنے کی ہدایت دی۔ وہ مؤدب سا چلا آیا۔ اس کٹلری کو یہاں سے اٹھاؤ۔ تاحکم سے ایک میز کی طرف اشارہ کیا، اور فاروق سے کہو اس کو واش کر کے بف ڈرائی کر کے بھیجے۔ مجھے اتنی دور سے اس پہ پانی کے داغ نظر آ رہے ہیں۔ لہجہ 2 ٹوک مگر نرم تھا۔ کہہ کے وہ رکی نہیں، ہائی ہیلز سے چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر آگے پہلے ظہیر کے آفس میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ دیر سے آتا تھا اور جلدی چلا جاتا تھا۔ خیر ہے، وہ اس کا انتظار کر لے گی۔ پھر وہ اپنے آفس میں آئی، جہاں سائکا پانی کی ٹھنڈی بوتل اور اس کی کافی رکھ رہی تھی۔ تھینک یو سائکا۔ وہ مسکرا کے اپنی سیٹ کی طرف آئی۔ اس کا آفس چھوٹا سا تھا۔ آفس ٹیبل پہ کھڑکی سے سیدھی دھوپ پڑتی تھی۔ وہاں کیکٹس کا ننھا سا سفید گملہ رکھا تھا۔ ہیلو شیلڈن۔ اس نے مسکرا کے گملے کی مٹی تک چہرہ جھکا کے اسے دیکھا۔ سیدھا لمبا سا کیکٹس جس کا نام اس نے شیلڈن رکھا تھا، اسے گزشتہ روز کے مقابلے میں بڑا لگا تھا۔ میم، سائکا نے جاتے جاتے کہا، کوئی کیف جمال آپ سے ملنے آیا ہے۔ بھیجوں؟ ہاں، اسے بھیجو۔ وہ اپنی پاور سیٹ پہ بیٹھی، کمر پیچھے ٹکائی، ایک سکون سا وجود میں بھر گیا۔ اس کا یہ آرام دہ آفس۔ گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھا جو ٹیبل کے ساتھ بائیں طرف تھی۔ کھڑکی سے نیچے نظر آتا ریستوران کا لون، پھول، پودے، کونے میں لگے گھنے درخت۔ اوشن اس کی وہ جنت تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور اب وہ اس کو مزید پھیلانے جا رہی تھی۔ لیکن پہلے اسے سیکیورٹی گارڈ کا انٹرویو کرنا تھا۔ اس نے موبائل پہ صفورہ کی چیٹ کھولی اور کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کا میسج دوبارہ پڑھا۔ وہ اپنے کزن کیف جمال کی سفارش کر رہی تھی۔ وہ ضرورت مند بھی تھا اور قابل بھروسہ بھی۔ صفورہ نے تقریباً درخواست کے لہجے میں لکھا تھا کہ مالا اس کو جاب دے دے۔ وہ پچھلے گارڈز کی طرف جاب چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ وہ پچھلے گارڈز کی طرح جاب چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ انٹرویو بھی ایک فارمیلٹی ہی تھا۔ صفورہ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ صفورہ بہت سوشل اور تعلقات رکھنے والی لڑکی تھی۔ کسی کو ملازم چاہیے یا گارڈ، صفورہ اسے سب سے پہلے رابطہ کیا جاتا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو کشمالا نے سر اٹھایا اور کچھ کہنے لگی، لیکن نوبارت کو دیکھ کر رک گئی۔ آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ تصدیق چاہی۔ میں کیف ہوں، کیف جمال۔ سامنے کھڑا نوجوان رسمی مسکرا کے بولا۔ آپ سیکیورٹی گارڈ کی جاب کے لیے آئے ہیں؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مالا نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ اس کے اب تک کے رکھے تمام گارڈز کرخت چہروں اور مونچھوں والے ہوتے تھے۔ یہ ایک پڑھا لکھا سمارٹ سا نوجوان لگتا تھا۔ حلیہ بے پرواہ سا تھا، بال ماتھے پہ کٹے ہوئے اور بالدار تھے۔ ان کو پیچھے کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ چہرے پہ چند دن کی بڑی شیو تھی، آنکھیں بھوری تھی اور رنگت کھلتی ہوئی۔ جینز کے اوپر ملٹری گرین رنگ کی کالر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ گریبان کے اوپر بٹن کھلے تھے اور نیچے سے سفید شرٹ جھانک رہی تھی۔ کف بھی ایک طے موڑے ہوئے تھے۔ پیروں میں جرابوں کے بغیر سفید جوگرز تھے جو نئے لگتے تھے۔ اس کے اس بے ترتیب سے حلیے میں صرف اس کے جوگرز قابل ستائش تھے۔
मैं सफूरा का कजन हूँ, मुस्कुरा के बोला। वो मुस्कुराता था तो उसके बाएं गाल पे डिंपल पड़ता था। उसके चेहरे में सबसे ज्यादा पुरकशिश क्या था? उसके मुस्कुराने का अंदाज या उसकी भूरी आंखों की लंबी और मुड़ी हुई पलकें। तशरीफ रखिए। वो बैठ गया और एक फाइल उसके सामने रखी, फिर गर्दन हिलाए बिना निगाहों से इतराफ का जायजा लिया। ऑफिस छोटा सा था, 3 दीवारें सफेद थी, चौथी दीवार पे जंगल के ऊंचे दरख्त पेंट किए गए थे। जगह जगह मनी प्लांट्स और इंडोर पौधों के गमले रखे हुए थे। उनकी खुशबू कॉफी की महक में मिक्स हो गई थी। सामने नीले लिबास में बैठी लड़की सर झुकाए उसकी फाइल के सफ़े पलटा रही थी। चेहरे के दोनों इतराफ से निकलती लिटें भी फाइल पर झुकी थी। कानों में डायमंड टॉप्स धमक रहे थे। कशमाला ने फाइल बंद कर दी, फिर चेहरा उठा के उसे देखा। वो अपनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों से बगौर उसे देख रहा था। कुछ था इस नौजवान के बारे में जो इस जॉब इंटरव्यू से मुताबिकत नहीं रखता था, कुछ गैर फितरी सा। वो समझ नहीं पाई। आपने सिर्फ 2 माह एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में काम किया है, वो काम क्यों छोड़ा? मैं एक सियासतदान के सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल था, बतौर पर्सनल बॉडीगार्ड। टाइमिंग मुश्किल थी, मैं साथ साथ अपने बिजनेस प्लान पे भी काम कर रहा था। 2 चीजें मैनेज करना मुश्किल था। किस चीज का बिजनेस कर रहे थे आप? वो सीट पे टेक लगाए स्पॉट अंदाज में पूछ रही थी। जूड़े से निकली 2 लिटें उसके चेहरे के दोनों इतराफ को छू रही थी। मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। हम दोस्तों ने एक वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी बनाई थी जिसमें हम बहुत सी सर्विसेज मुहैया करते थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। हल्के से कंधे उचकाए मैंने बाहर से बहुत कीमती इक्विपमेंट मंगवा लिया था, जिसकी वजह से मैं शदीद कर्जों में घिरा हुआ हूँ और वही कर्जे उतारने के लिए जॉब करना चाहता हूँ। वो संजीदगी से उसके सवालात का जवाब दे रहा था। कितना कर्जा है आप पे? इतना कि इस जॉब से चंद माह में उतार लूंगा, कदरे तौकफ से बोला। आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए या बॉडीगार्ड? दोनों। वो संजीदा थी। मगर आप खुद को मेरा ड्राइवर कहेंगे, सुबह मुझे रेस्टोरेंट ड्रॉप करेंगे, शाम को यहाँ से पिक करेंगे और रात मेरे घर ड्यूटी देंगे। जब तक मैं रेस्टोरेंट में होती हूँ मुझे आपकी जरूरत नहीं। आप घर जाके आराम या काम वगैरह कर सकते हैं। मुझे खुद को ड्राइवर कहना है? वो जैसे समझा नहीं था। कशमाला ने गैर आरामदेह अंदाज में पहलू बदला। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहती हूँ। बॉडीगार्ड के लफ्ज से वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्या इनको नहीं मालूम कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है? वो उनकी आंखों में झांक के बोला। उसने नफी में सर हिलाया। वैसे नेचर ऑफ थ्रेट क्या है? कशमाला ने जवाब नहीं दिया। वो गर्दन मोड़ के खिड़की के बाहर देखने लगी। आसमान अंधेरा होता जा रहा था। वक्फे वक्फे से बादल गरज रहे थे। कैफ ने खनकार के वजाहत करनी चाहिए। नेचर ऑफ थ्रेट यानी? मुझे मालूम है नेचर ऑफ थ्रेट क्या होता है, मगर मैं अभी इस बारे में बताना जरूरी नहीं समझती। हिफाजत के लिए ये जरूरी है कि मुझे खतरे की नोयत का इल्म हो, और अगर इल्म ना हो तो? उसने सबज आंखें घुमा के कैफ को देखा। कैफ ने गहरी सांस लेके हल्के से कंधे उचका दिए। मैं तब भी आपकी हिफाजत करूंगा। मैंने सफूरा से वादा किया है। मैं अपनी जॉब में बहुत अच्छा हूँ, आप बेफिक्र रहें। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो वाकई उसके गुज़श्ता गार्ड्स से मुख्तलिफ था, लेकिन अच्छा था। उसके बात करने के अंदाज में एक एहसास तहफ्फुज़ था। उसके तने आसाब ढीले पड़ने लगे। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है, वो बोली तो उसकी आवाज हल्की थी। उसने भरोसा करने का फैसला कर लिया था। आखिर वो सफूरा का कजन था। सिर्फ लगता है या किसी को देखा भी है? वो चौंका। देखा नहीं है, लेकिन वो सबूत छोड़ जाता है। वो मेरे घर में दाखिल होता है और चीजें छेड़ के चला जाता है। सीसीटीवी में नजर नहीं आया? कशमाला ने नफी में सर हिलाया। वो मानी उनके खिलाफ हैं। सिर्फ गेट पे सीसीटीवी लगा हुआ है, बाकी घर में वो लगवाने नहीं देती। उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आपने खुफिया कैमरे लगवाने का नहीं सोचा? मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के साथ रहूं और उसके पीठ पीछे छुप के कुछ ऐसा करूं जो उसको नहीं पसंद, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मालूम हो कि मुझे कोई मसला है। खानदान में बातें होंगी। आपकी किसी से दुश्मनी है? वो सोचते हुए पूछ रहा था। वो अदा से मुस्कुरा दी। मैं एक इंतहाई बेजरर इंसान हूँ कैफ। मैं सिर्फ काम करती हूँ।
और कुछ नहीं। किसी को मुझसे क्या मसला हो सकता है? वो खामोशी से उसे देखे गया। जहन के पर्दे पे वो फोटो एल्बम आ गया और छठे सफे पे रखी तस्वीर। आपको खुद क्या लगता है कोई आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? कशमाला ने कंधे उचकाए। शायद मुझे मारने के लिए, लेकिन अभी तक मारा नहीं है। वो उसकी बात पे चौंकी। कैफ अपनी जगह से उठा और हाथ बढ़ा के खिड़की के पट खोल दिए, फिर बाहर की तरफ इशारा किया। आप रोज इस खिड़की में बैठ के काम करती हैं। सामने एक कमर्शियल मार्केट है। इसकी किसी भी इमारत की खिड़की से आपको शूट करना बहुत आसान है। अगर मैं होता तो इस सुरमई इमारत का इंतखाब करता। इशारा करके एक इमारत दिखाई। आप वक्त की पाबंद हैं। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़े खड़े बात जारी रखी। रोज फिक्स्ड टाइम पे रेस्टोरेंट पहुंचती हैं। ये मुझे स्टाफ ने बताया है। कोई आपका ताकुब 2 दिन तक कर ले तो उसे मालूम होगा कि आप कब और कहाँ होते हैं। रास्ते में कहीं भी आपको शूट किया जा सकता है। फिर उसने मेज पे रखी कॉफी का मग उठाया। कप में 2 घूंट बचे हुए थे। कप नीचे से पकड़ के ऊंचा किया। यहाँ किसी भी वेटर या स्टाफ को चंद पैसे देकर आपको कॉफी में कुछ मिलाया जा सकता है। वैसे मैं होता तो कॉफी में जहर ना मिलाता, क्योंकि आप आखिरी घूंट बचाने की आदी हैं। मैं यहाँ जहर लगाता। उसने उंगली से कप के दहाने की तरफ इशारा किया, जहाँ उसकी लिपस्टिक का निशान लगा था। फिर कप रखा और कुर्सी पे वापस बैठ गया। आपको मारना बहुत आसान है। मेरा नहीं ख्याल वो आपको मारना चाहता है। वो बस उसको देख रही थी, बिना पलक झपके। उसके तासुरात देख के कैफ खनकारा। मैं सिर्फ बता रहा था, थ्योरी में। कशमाला ने झरझरी लेकर सर झटका। उफ। फिर लहजे को नॉर्मल रखते हुए पूछा, आपके ख्याल में कोई मुझे स्टॉक क्यों कर रहा है? जाहिर है आपको डराने के लिए, और डराने वाले की गिजा आपका डर होता है। जिस दिन आप इसकी गिजा रोक देंगी वो कमजोर पड़ जाएगा। फिर मुस्कुराया। क्या मैं हायर कर लिया गया हूँ? हायर होने का फैसला आप खुद करेंगे। मेरे पास गार्ड्स ज्यादा देर नहीं रहते, इसलिए मैं हर आने वाले को रख लेती हूँ। कुछ दिन बाद या आप जॉब छोड़ जाएंगे या मौजूद रहेंगे। वो उसकी आंखों में देख के ठहर ठहर के कह रही थी। लेकिन एक बात याद रखिए, मैं किसी को काम में कोताही की वजह से कभी फायर नहीं करती। मैं लोगों को चांस देती हूँ, काम सिखाती हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे झूठ बोले, मेरी पीठ पीछे मुझसे छुपा के कुछ करें या किसी भी तरह मुझे धोखा दें, तो मैं उनको अपने काम और जिंदगी से बिल्कुल अलग कर देती हूँ। उसके बाद वो जितनी माफी मांग ले, मैं उन्हें वापस नहीं लेती। उसने देखा कैफ के चेहरे पे एक साया सा गुजरा है, लेकिन बजाहिर वो मुस्कुराता रहा। यानी आपको नाराज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दफा नाराज हो जाए तो मनाना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कैफ ने बजाहिर मुस्कुराते हुए थूक निकला। ये वो वक्त था जब उसे बता सकता था कि वो वहां क्यों आया है। उसे बता सकता था कि किसी के पास उसकी तस्वीर है, कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और ये कि उसे अंदाजा है कि कौन उसका पीछा कर रहा है। लेकिन वो जानता था कि वो उसका यकीन नहीं करेगी। कोई भी उसका यकीन नहीं करेगा। आपको मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। फिर जैसे याद आया, आपके गार्ड्स बार बार जॉब क्यों छोड़ देते हैं? आप जान जाएंगे। वो लैपटॉप उठाते हुए उठ खड़ी हुई। उसे जहीर से मिलना था। वो दोनों साथ साथ ऑफिस से बाहर निकले। वो आगे बढ़ गई और वो वहीं रुक के मोबाइल के बटन दबाने लगा। व्हाइट हेयर नाम की एक चैट निकाली। उसने मुझे हायर कर लिया है। ये तो बहुत आसान था। उसकी उंगलियां टाइप कर रही थी। जहीर का ऑफिस टेरेस के दूसरी जानिब था। दरमियान में चंद कुर्सियां, मेजें रखी थी। वो वहीं बैठ गई और सफूरा को कॉल मिलाई। मैंने तुम्हारे कजन को हायर कर लिया है। गर्दन उठा के आसमान को देखा। स्याह बादल दूर दूर से उसके सर पे इकट्ठे हो रहे थे। लगता था आज बरस बरस के ओशन को बहा ले जाएंगे। गुड, सफूरा अपने मखसूस अंदाज में बोली। अच्छा सुनो, वो कोई गलती करे तो उसको ऐसे ही ट्रीट करना जैसे बाकी मुलाजमीन को करती हो। मेरा कजन होने का नाजायज फायदा ना उठाने देना। उसको बिजनेस का शौक है, लेकिन वो कभी तरक्की नहीं करेगा। उसके लिए भी बेहतर है कि वो तुम्हारे पास नौकरी करता रहे। अच्छा माला सुनो। सफूरा रुकी, तौकफ किया। माला अभी तक गर्दन उठाए आसमान को देख रही थी। आधा रेस्टोरेंट ओपन एयर था। बारिश उनके लिए अच्छी साबित नहीं होती थी। मैंने सुना है जहीर ने ओशन को बेच दिया है। बिजली जोर की चमकी ऐन उसके सर पे।
क्या? बादल इतने जोर से गरजे कि जमीन दहल गई। अयूब बता रहा था कि जहीर ने किसी लबनानी फूड चेन को ओशन बेच दिया है। उसने तुम्हें एतमाद में नहीं लिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम खड़ी हुई। उसी पल बारिश बरसने लगी, जैसे ऊपर से किसी ने पानी का थाल उलट दिया हो। वो तेज तेज चलती जहीर के ऑफिस में दाखिल हुई। उसकी हील्स गीले निशानों की कतार अपने पीछे छोड़ती जा रही थी। जहीर जहीर ने सर उठा के देखा। माला के बाल नम थे और चेहरे पे पानी के कतरे थे। आवाज ऊंची थी। मैं क्या सुन रही हूँ? हथेलियां मेज के किनारों पे रखे वो बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी। तुमने ओशन बेच दिया है? गुस्सा नहीं था, बेयकीनी थी, हैरत थी। ऑफिस की खिड़की के शीशे पे तर तर बूंदें बरस रही थी, गोया आसमान से बरसते पत्थर हों और हर पत्थर पे किसी का नाम लिखा हो। जहीर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर गर्दन मोड़ के खिड़की को देखने लगा। हाँ, मैंने एक लबनानी ग्रुप के साथ डील की है। वो चंद लम्हे हिल नहीं सकी, न पलक झपकी, न सांस लिया। उसके जहन ने बात को जज़ब ही नहीं किया था। तुमने क्या किया है? मेज से हाथ उठाए, सीधी खड़ी हुई। मेरे कुछ जाती मसले चल रहे हैं, मुझे पैसे चाहिए थे। सॉरी, मैं तुम्हें पहले नहीं बता सका। पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई, साथ ही शनासा मर्दाना आवाज। बॉस, आपका फोन बाहर गिरा हुआ था, मुसलसल बजे जा रहा है। कहने वाला खुद ही खामोश हो गया, आगे आया और मेज पे कशमाला का फोन रख के वापस हो गया। तुम मुझे बताए बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? वो इसी तरह जहीर को बेयकीनी से देख रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना स्टाफ लाना है। माला, मैं हर एक की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। सब अपना कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो कदरे झंझलाया। मैंने कहा ना, मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत जरूरी। जहीर, तुम मुझे बताए बगैर ऐसे कैसे कर सकते हो? उसको लगा उसे सांस नहीं आ रहा। मैं कर सकता हूँ, मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। हमारे दरमियान कभी कोई ऐसी बात नहीं तय हुई थी जिससे मेरा ये हक सलब हो जाए। मालिक? तुम मालिक हो? जहीर, मैंने ये रेस्टोरेंट बनाया है तुम्हारे साथ, अपने इन्हीं हाथों से, और तुमने एक मिनट में इसको बेच दिया। उसने खुद को बोलते सुना और तब किसी उड़ते तीर की तरह एक फिक्रा जहन में पेवस्त हो गया। वो अपना स्टाफ लाएंगे। तुम ये कह रहे हो मैं और हमारा स्टाफ, हम सब जॉबलेस हो गए हैं? वो 2 कदम पीछे हुई और बेयकीनी से उसे देखा। जहीर के चेहरे पे मलाल उभरा। माला, तुम इतनी काबिल, इतनी टैलेंटेड हो, तुम कुछ भी कर लोगी यार, मेरा मसला समझो। वो कुछ और भी कह रहा था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो जहीर के ऑफिस से निकली और जहन शाल था। उसे अपने ऑफिस तक जाने के लिए टेरेस अबूर करना था। वो कदम कदम आगे बढ़ने लगी। जर्द जूते मजीद गीले होते गए। उसने टेरेस की दीवार पे हाथ फेरा। ये वॉल टाइल्स उसने सिलेक्ट की थी। ग्रास ट्रफ कितनी मिलीमीटर रखनी है, ये उसने तय किया था। फॉल्स सेलिंग का डिजाइन, लाइटिंग किस तर्ज की होनी चाहिए, रेस्टोरेंट का थीम और मेन्यू क्या होगा, ये सब इसने तय किया था। हर शय पे जहीर का पैसा और कशमाला मुबीन के 5 साल लगे थे। एकदम कतरों का रास्ता रुक गया। कशमाला ने चौंक के गर्दन मोड़ी। पानी की बौछार के पार वो भूरी आंखों वाला नौजवान बाजू लंबा करके उसके ऊपर छतरी ताने हुए थे। आप भीग रही हैं, वो फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। कशमाला चंद सानिये उसका चेहरा तकती रही, फिर मुड़ गई। अभी जहन के अंदर कोई मंजर जज़ब नहीं हो रहा था। उसे जल्द से जल्द खुली फिजा में वापस जाना था, ओशन से दूर, जहीर से दूर, इस सब से दूर।